स्टूडेंट वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एटीसी का 2015 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको फिजिक्स, मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग चारों चीज़ें कराऊंगा आपको। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी साइट्स वहाँ पर डालोगे एटीसी प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। मैं एक एक करके पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। बोल रहा है एक सबवे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट स्टेशन एंड एक्सीलेटेड। देखो ये क्वेश्चन के अंदर अगर पढ़ोगे ना आप, जैसे मान लो यहाँ से ए से आपको जाना है डी जाना है, तो ये इस तरीके से आएगा बी सी, तीन डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ए बी कर रहा है, एक बी सी कर रहा है, एक सी डी कवर कर रहा है। सबसे पहले एस ए बी निकालते हैं। तो एस ए बी में क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू हो गया 0, हाफ ए कितना है 2, टी कितना है 10, 10 का स्क्वायर ये, तो ये आ जाएगा आपका 100। ये तो ए बी के लिए। अब ए बी में से कुछ स्पीड गेन की होगी, मान लेते हैं वी ए बी, ये फॉर्मूला होता है यू प्लस ए टी। तो यू तो आपका 0 है, ए आपका 2 है, टी 10 है, तो 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ हो जाएगी स्पीड इसकी, बी पॉइंट पर आ जाएगी। किस बात देखिए बी पॉइंट पर। अब अपन निकालते हैं एस बी सी। तो एस बी सी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वापस लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये यू इसकी बी सी की नहीं सी वेलोसिटी है, वो किसके बराबर होगा 20, उसको 20 लगाएंगे। तो एस बी सी इक्वल टू 20 इंटू टी, कितने सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर दिया साफ साफ दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड। कांस्टेंट स्पीड तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 जाएगा। तो हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। क्यों 0 हुआ, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा 600 मीटर। यहाँ आपने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब इसके बाद में क्या करा इसने, यहाँ देखिए, हाँ उसके बाद क्या करा इसने, रिटार्डेशन किया। ये बोल रहा है डिक्लेरेशन डी एक्सीलरेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी तो कितनी थी 20 थी, तो फॉर्मूला लगा वापस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि आपने इसको रिटार्डेशन करके इसकी स्पीड जीरो कर दी। यू गेट 20, एक्सीलरेशन आपका 4 है, टी नेगेटिव क्यों कर लिया, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो टी इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 सेकंड के लिए वो सी डी चली, तो एस सी डी निकाल दो, ये हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। यू कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा 20 इंटू 5, टाइम कॉस्ट लगी ये वाला, माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। तो जो 100 माइनस 50 मतलब 50, तो 50 मीटर क्या आ गया, ये आपका आ गया सी डी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा, ये कितना था आपका 100 प्लस 600 प्लस 50, कितना आ गया 750 मीटर। आगे बात समझ में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको आता होगा तो आप हार्डली इसको 40-50 मिनट में कर सकते हो, वो मैंने समझाया इसलिए थोड़ा टाइम देता लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर। ऑब्वियसली एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बाकी सबकी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने सुना होगा कि वायर के परपेंडिकुलर एरिया या फिर कोई बेलन है, तो उसका जो ये एरिया होता है ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होती है एरिया की, इसलिए क्या होता है, एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट but decreasing with time, then satellite in orbit would still maintain this। ठीक है, तो इसमें से क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी। ये पीरियड टाइम निकालने का होता है, एक कैपलर्स लॉ होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर क्यूब। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले ऑर्बिटल रेडियस, ऑब्वियसली ऑर्बिटल रेडियस जो है वो जी पे डिपेंड करती है, क्योंकि टी जो है देखो सब टी है आर है, और यहाँ से आर देखोगे सबके सब आपस में रिलेटेड हैं। तो ऑर्बिटल रेडियस डिपेंड करेगी, टेंजेंशियल स्पीड करेगी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन करेगी। एक एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना वो जी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला द वेलोसिटी विद व्हिच प्रोजेक्टाइल मस्ट फायर्ड सो दैट इट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला होता है 2 GME अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद रखना, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अभी डिपेंड किस पे करती है, जी पे कर रही है, एम ई पे कर रही है, आर पे कर रही है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पार्टिकल मास।
और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल के मास पर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर मैं छोटा सा पार्टिकल या फिर बहुत बड़ा पार्टिकल दोनों को 11.2 किलोमीटर स्पीड से फेंकूंगा तो वो आपकी ग्रेविटेशन से बाहर चली जाएगी। इसी को बोलते हैं इसकी वेलोसिटी। तो ये मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, सिर्फ मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसे क्या लगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्या बोल रहा है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी मतलब होता है डिसमैनेजमेंट, मतलब किसी चीज़ का बिखरना, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यूनिवर्स पूरा बिखर रहा है, हर चीज़ बिखर रही है, तो एंट्रोपी हमेशा जनरली क्या होती है, बढ़ती है। चीज़ों का बिखरना एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड जो लॉ है वो एंट्रोपी बेस है, याद रखना। देखो इस टाइप क्वेश्चन अब ऐसे आते नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एओ में आ सकते हैं, बट 83 में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो लेकिन थियोरटिकल के लिए, एओ के लिए एप्लीकेशन जो कर रहे हैं उनको थियोरटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, ये कराया हुआ मैंने, द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पढ़ा होगा आपने, ये सारे प्रिंसिपल पढ़ के जाना। देखो ओम्स लॉ तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। बोर्ड से अपन रेडियस फाइंड कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग का पोजीशन क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/4 का, ये बताता है। सिर्फ पाउली का एक्सक्लूजन लॉ जो बैंड स्ट्रक्चर बताता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं 80 में, ज़्यादा ए ओ करने ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। एन आइडियल गैस इंजन, कार्नोट इंजन अगर आपने पढ़ा तो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2/T1, या इसको लिख सकते हो T1 माइनस T2/T1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये एफिशिएंसी फॉर्म होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, सुप्रीम पोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रेन्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड नियरली सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस result in the formation of beats the maximum loudness here on the waxing of a tunes the loudness of each other। ठीक है, आपने ए नेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड का, जो कि होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाइव, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब इसके मैक्सिमम के लिए, किसके, ए नेट आपका मैक्सिमम हो जाए उसके लिए फाइव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन क्या था, ए नेट आएगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इफ़ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू ए, तो ये कितना हो जाएगा, 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, इंडिविजुअल के टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। आंसर कितना आ गया, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में। ऐसे अपन आई नेट भी निकाल सकते हैं, आई नेट का भी फॉर्मूला होता है, वो भी आप चेक कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन earthquake generate both transverse S and longitude P waves of the earth. The speed of S waves is about 4.5 and P wave की स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर। ऑब्वियसली क्या है कि जो एस वेव है उसकी स्पीड कम है, पी वेव भी ज़्यादा है। सबसे पहले अपन टाइम लगाते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे बताओ टाइम ऑफ एस कितना होगा, डिस्टेंस मान लीजिए डी, ठीक है ना, और इसका क्या है, स्पीड कितना है, इसकी 4.5। टाइम ऑफ पी कितना हो जाएगा, डी अपॉन 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स पी एंड एस वेव्स फ्रॉम द earthquake. The first P waves arrived 4 मिनट बिफोर द फर्स्ट एस वेव। इसका मतलब जो पी वेव थी वो थोड़ी जल्दी पहुंच गई 4 मिनट से पहले। अब मुझे बताओ इन दोनों में से टाइम किसका ज़्यादा होगा, जो न्यूमरेटर कम होगा उसका टाइम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम एस माइनस टाइम पी, ये कितना होगा, 4 मिनट के बराबर। दोनों में ये तो दिया हुआ है, तो टाइम एस की वैल्यू कितनी बताओ मुझे, डी अपॉन 4.5 माइनस डी अपॉन 8 इक्वल टू 4 मिनट। अब ये क्या है, आवर के अंदर है, तो उसको मिनट के अंदर चेंज करोगे कितना आएगा, 4.5 इंटू 60 माइनस 8 इंटू 60 इक्वल टू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डी को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये, या 60 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी अपॉन 4.5 माइनस डी अपॉन 8 इक्वल टू 4 इंटू 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो डी इज अप्रोक्सीमेटली आएगा 2500
किलोमीटर। सॉल्व करके देखो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या बोला है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय। तो ऑब्वियसली तो मिलीकन का सबको पता है, मिलीकन का ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट था उससे। ये सारे आप एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना, जो भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, ये सब नहीं कराता हूँ मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं कराता हूँ। इक्वेशन क्या है, ये सब क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल सबको आते हैं। ठीक है, तो अब उसमें से ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ पेपर में से, जो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराता हूँ। ठीक है ना, ये सब तो आपको आते ही है। देखो स्टूडेंट, कल ही मैंने आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ाया था, याद है तो आपको, डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे, जे जहाँ पर होती है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। कल वाले नोट्स के अंदर देख लेना, ये सेम टू सेम कराया हुआ है, ये मिल जाएगा आपको। देखो सारे फॉर्मूले की फॉर्म याद करके जाना, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाना फिजिक्स के अंदर, बहुत काम आएंगे सारे फॉर्मूले पढ़ के जाना। जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ सकते हो फॉर्मूले पढ़ के जाना। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म से पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या होता है। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। बोला अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग थिन चार्ज वाइन। आपने पढ़ा होगा ये कि इसकी अगर लैम्डा आपकी चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ से ई जो आ रहा है वो 1/r के प्रपोजनल आ रहा है, तो उसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले सारे पढ़ के जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक रेक्टेंगल लूप है, साइड 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, थोड़ा याद कर लो। एफ बराबर होता है म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πd इंटू एल। ये एल जिसके पास में रखा हुआ है, एल किसके पास में रखा है, लॉन्ग साइड में, तो 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब बस सबसे पहले F1 निकालो। F1 कितना होगा म्यू जीरो, I1 कितना है, I1 आपका 1 फिर 2 है, एल हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 100 कर देंगे 2π डी। डी सबसे पहले एक बार तो 2 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पास में रखा है। अब एक 2 रखा है, दूसरा फिर 10 सेंटीमीटर, तो अगला कितना हो जाएगा पार। दूसरा F2 निकालना है, वो निकालना म्यू जीरो I1 I2 इंटू 15 बाई, वो सेम रहेगा, नीचे आ जाएगा 2π और यहाँ पर 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया ना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, एफ नेट क्या करना है, एफ नेट निकाल दो F1 माइनस F2 का मॉड, और ये आपका जाएगा 25 इंटू 10⁻⁷ टूवर्ड्स द लॉन्गर साइड। ठीक है, क्लियर। चलो अगला देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सॉलिड स्फीयर यानी होलो स्फीयर दिया हुआ आपको। सबसे पहले देखो एक चीज़ बोल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², और आपका सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। फिर एक होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इस m के स्क्वायर को इसके लिए निकालने तो इसको इक्वेट कर लो, यहाँ से m कैंसिल करोगे तो k/r² रेशियो कितना आएगा 2/3। ये किसके लिए है, होलो के लिए। वैसे आप सॉलिड के लिए निकालोगे तो m² इक्वल टू 2/5 mr²। यहाँ से k² का रेशियो आएगा तो आएगा 2/5। ये रेशियो हो गया आपका सॉलिड स्फीयर के लिए, ये रेशियो हो गया होलो स्फीयर के लिए। ठीक है, अब वेलोसिटी का रेशियो v1/v2 याद रखना, ये होता है 1 प्लस k1/r1 का स्क्वायर का रेशियो 1 प्लस k2/r2 का स्क्वायर का रेशियो। ठीक, वैल्यू पुटअप कर दो बस। 1 प्लस k² की वैल्यू कितनी, 2/3, 1 प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस 2/5, तो कितना होगा, सॉल्व करने पाएगा 5/3 अपॉन 7/5 का रूट, जो कि हो जाएगा 25/21। 25/21 मतलब सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा पूछा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज का मतलब होता है प्रेशर में डिफरेंस, और आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ोगे P1 प्लस हाफ रॉ V1² प्लस रॉ GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2² प्लस रॉ GH।
यहाँ से आप P1 माइनस P2 चाहे तो फाइंड कर सकते हो, तो ये प्रेशर का हो जाता है। ठीक है, किससे आता है? ये बर्नौली थ्योरम से आता है। तो आंसर याद रखना, बर्नौली थ्योरम इज द राइट आंसर। क्लियर? ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, ये सब पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला स्टूडेंट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 दी हुई है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। मुझको इतना पता है कि फ्रिंज विड्थ होती है बीटा डी लैम्डा अपॉन डी होती है, और आपको पता होना चाहिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है म्यू माइनस वन इंटू टी डी अपॉन डी। ये पढ़ा आपने पाथ डिफरेंस? आप कुछ नहीं करना था आपको डेल्टा एक्स अपॉन बीटा फाइंड करो, ये कितना आ जाएगा? म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन क्या जाएगा? लैम्डा। ये आएगा, तो यहाँ से म्यू कितना है? 1.5 माइनस वन, टी कितना दिया? थिकनेस कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, लैम्डा दिया 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो डेल्टा एक्स अपॉन बीटा को सॉल्व करने पर आएगा 2, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा आ जाएगा, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जब म्यू डालते हैं तो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, तो हो जाएगा शिफ्ट अपवर्ड्स बाय नियरली 2 फ्रिंज। हमेशा याद रखना, जब उसकी स्लाइड को डालते हैं तो फ्रिंज जो होती है अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है। कितनी हो जाएगी? यहाँ से अपन निकाल दिया 2 बीटा मल्टीप्लाई में, तो डेल्टा एक्स जो होगा 2 बीटा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका 80 के अंदर, 2015 के अंदर। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये मैंने करा चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा दिया वो सफिशिएंट नहीं है। आंसर आपका बी इक्वल टू 0 आया, तो मैंने कल कराया था, तो ये वाला गलत है, और दैट्स वाई इसका जो है ना, उस टाइम क्या होता जब ये क्वेश्चन आया था तो ये बोनस मिला था। ठीक है, तो ये गलत है। अब एक बात सुन लो, मैथ्स का मैंने 2015 का मैथ्स का सॉल्यूशंस डाला हुआ है, वो वीडियो जाकर चेक कर लो, उसमें मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करने से मतलब नहीं है, सेम वीडियो मैंने कराया, उस वीडियो को देखो, उस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे उसके अंदर, तो वो जाकर वीडियो जाकर देखो। अब मैं क्वांट और रीजनिंग कराऊंगा, कुछ एक दो क्वेश्चन मैथ्स से छूट गए, वो मैं कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मैथ्स का वीडियो देख लेना, मैंने सोल्यूशन कराया हुआ है, मोस्टली पेपर के मैंने कराए हुए भी हैं। 2015 का शीट 2 का भी कराया हुआ है, 16 का भी कराया हुआ है, बस आप जाकर देखो तो सही प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत सारी चीज़ें कराई हुई है। ये क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ टू नंबर, मान लो एक्स वाई है, तो ये बोल रहा है कि डिजिट का डिफरेंस जो है ना, या तो एक्स माइनस वाई 4 होगा या वाई माइनस एक्स 4 होगा, ये गिवन है। तो ऐसे को सोच के देखो क्या क्या डिजिट हो सकती है। जैसे सपोज मैंने 1 5 लिया, 5 1 लिया, ठीक है, 2 6 लिया, 6 2 लिया, 3 7 लिया, 7 3 लिया। तो पहली कंडीशन तो साफ साफ बैठ रही है कि नंबर दोनों को डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है। फर्स्ट तो राइट है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 12, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो राइट है, सेकंड वाला गलत है, तो ओनली पी इज सफिशिएंट। ठीक है, क्वांट को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्वांट चाहे तो आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, अगर क्वांट के अंदर कर सकते हैं तो। हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसको फटाफट कैसे करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया ना, इस टाइप क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है, आप क्या करो, ऑप्शन से फटाफट कर लो। ये बी है, ये ब्रैकेट, ये बी है ब्रैकेट, ये बी ए सी, ये ब्रैकेट, ए सी बी, ऐसे कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन सीधा मैं थर्ड उठा के बताता हूँ आपको, इसमें रख दो सी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। बेटर है क्या? देखो, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, सॉरी हाँ बी ए सी, तो इसका मतलब बेटर है, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। सीधे सीधे जो दिया हुआ है ना उसको उसमें बिठा दो बस, और चेक कर लो चार ऑप्शन के अंदर कौन सा मैच कर रहा है। अगर सीक्वेंस रेगुलर अपडेट हो रही है तो उसका मतलब वही आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इतना इजी क्वेश्चन आया, 2015 क्वेश्चन सॉल्व कराने का मन ही नहीं कर रहा, मेरे को लगता है आप लोगों से हो गया होगा। इतना इजी, तो कोई भी दो नंबर है, अगर आपके रेशनल नंबर है उसको कंपेयर कैसे करते हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 और 6, बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, दैट्स वाई 1/3 और 2/5 में 2/5 बड़ा होगा। अब इन चारों को कंपेयर कर लोगे, आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोटी 540, ये दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि नंबर ऑफ, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो 540, 450, 630, इसमें कॉमन फैक्टर निकाल दो इसका। क्या निकालो? सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसका एच सी एफ निकाल दो, एच सी एफ जो आएगा वही इसका आंसर होगा, और 85 आ जाएगा एच सी एफ। बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। 15 वाला पेपर बहुत ईजी आया था, मत करो, ठीक है ना।
अगर आप मेरे सारे वीडियो भी देखते हो तो मैंने सारे वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी पेपर सॉल्व कराए हैं। मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, तो आज मैंने अपने वीडियो वापस देखे तो मुझे लगा कि काफ़ी कुछ करा चुका हूँ पहले से ही। तो उसको अगर आप कर लोगे ना, जैसे मैं बताऊँ 2018 का मैंने कराया हुआ है, फिजिक्स का मैंने कराया हुआ है, 16 के पेपर कराया हुआ है, ठीक है। तो उन सबको देखिए, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार करूँ तो टाइम वेस्ट है, ठीक है। उनके क्वेश्चन वापस रिपीट होना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वांट करने का तरीका बताता हूँ। क्वांट को हमेशा थोड़ा ट्रिक से करो। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चन सोचने से होते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगाने से होता है। बहुत ईजी होती है क्वांट, तो इतनी ईजी होती है कि मतलब पता नहीं क्यों हार्ड लगती है। देखो क्या बोला है, किरण के पास में 85 करेंसी नोट्स थे, उसमें से कुछ 100 के थे और रिमेनिंग 50 के थे। टोटल अमाउंट उसके पास 5,000 रुपये था। तो बताना कितना अमाउंट जो था ना उसके पास में 50 रुपीज़ था। तो पहला ऑप्शन उठा था, देखो अगर 50 के उसके पास में 3,500, तो उसके पास नोट कितना हुआ है, 50 के नोट कितना डिवाइड कर लेंगे तो कितना हुआ है 70। अगर 50 के 70 नोट है, टोटल नोट कितने थे मेरे पास में 85। तो 85 में से 15 नोट किसके बच गए 100 के, और ये 50 के। देखो यहाँ पर 3,500 और ये कितना आ रहा है 1,500। टोटल मिला के 5,000 आ रहा है। 5,000 अपन को दिया होता है, उससे कितना हो गया 3,500। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फालतू डर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, इतने इजी क्वेश्चन आया हुआ है। आप 1/2 दिया हुआ है, देखो 1/2, 1/3, 1/4, इन तीनों का एलसीएम कितना है 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6, 4 और 3। अब क्या बोलना है, पैरीमीटर दिया हुआ है लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी 6, 6 अपॉन रेशियो कितना हुआ ये, और 104 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया, 8 6 48। आंसर क्या आएगा सेकेंड आंसर। 10 सेकंड का लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। पता है मुझे क्वांट इतनी ईजी लगती है, तो मुझे पता नहीं लगता है कि स्टूडेंट इतना क्यों करते हैं ये। अगर एक बार ढंग से पढ़ा दूँ ना, तो मेरे ख्याल से क्वांट कभी आपको हार्ड लगेगी नहीं। लेकिन आप पता क्या करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्वांट को आप करते हो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हो। मोस्टली टीचर यूट्यूब पर जो क्वांट का ना, क्वांट का शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, मेथड से यूज़ करती नहीं। अगर आपको मेथड पता ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप नॉर्मल है ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे क्वेश्चन ज़रूर लगा होगा, और वो थोड़ा टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप फिर खुद बना दो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए सम ऑफ मनी इज ए सिंपल इंटरेस्ट 6 ईयर, इट विल बिकम 4 टाइम्स। अब इसमें आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। अब शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब सिंपल से जो दिमाग वाला स्टूडेंट होगा वो सिंपल से बोलेगा, उसको ये वाला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है सर वो PRT अपॉन 100। मैं कभी शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करता, मतलब या तो शॉर्ट ट्रिक जो होगी वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगी, मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी कि ऐसा नहीं ऐसे डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। वो क्वेश्चन करते करते फॉर्म हो जाती है। अभी बोल रहा है कि इफ सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट 100 का कितना हो जाता है सर 200 हो जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ डबल हो गया, मतलब 100 का 200 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया P। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला 200 माइनस 100 मतलब 100 रुपये। लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला, 100 इक्वल टू ये 100 आर कितने साल में 6 साल में। तो यहाँ से मैं क्या कर 100 से 100 कैंसिल हुआ, आर आ गया मेरे पास में 100/6 आ गया। अब क्या बोल रहा है, इट विल बिकम 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब क्या करना है मुझे, 100 का कितना करना है अब 400 रुपये करना है। तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 300। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी कितना था 100, आर कितना आ गया 100/6, T/100। ये कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल हो गया, टी आ गया 18। कहाँ कुछ याद करने की जरूरत पड़ी, सीधा आंसर कितना आ गया टी। मुझे पता है आप इससे भी जल्दी कर लोगे, लेकिन ये यहाँ पे गलत आने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो, ठीक है। हो गया आंसर। अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज 510 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन मंथ ऑफ 32, ठीक है। स्टार्टिंग विद संडे, अगर संडे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 8 को आएगा, 15 को आएगा, 22 को आएगा, 20, मतलब संडे कितने आएंगे, संडे आएंगे 5, और अदर डे कितने आएंगे, वो आएंगे 25। अब देखो अगर आपने सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता था x1 v1 x2 v2 अपॉन x1 प्लस x2, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, संडे को 5, संडे को कितने रहते थे 510 प्लस 25 इंटू अदर डेज में कितने रहते थे 240। तो नंबर ऑफ विजिटर पर डे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30। इसको कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 285। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, पॉइंट कुछ हार्ड नहीं होती है, ठीक है ना। जब पढ़ाऊंगा ना पूरी पॉइंट, तब आप देखना आपको बहुत ईजी लगेगी।
बस ये जब आपका एटीसी एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में क्वांट एसएससीजीएल के अंदर अपन आएंगे, उसमें अपन क्वांट और रीजनिंग ये सब कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, और क्वांट को अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल अलग तरीके से। और आप भी प्रिपरेशन छोड़ना मत, एटीसी एग्जाम देने के बाद भी प्रिपरेशन चालू रखना। सबसे बड़ी गलती अपन ये करते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद अपन प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, 3-4 महीने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अपन, फिर एकदम से फॉर्म आता है, फिर वापस तैयारी करने बैठते हैं, तब तक अपनी तैयारी खराब हो जाती है। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही है जो लगातार तैयारी करता है जब तक कि सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक फाइनली उसके हाथ में जॉब नहीं आ जाती। तो आपको भी कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। क्वांट बहुत ईजी होती है, इसमें बिल्कुल भी इसको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, इजी क्वेश्चन आया था, मतलब है बोला 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द कुणाल एंड सागर वाज 6/5। क्वेश्चन को फटाफट कैसे करेगा, देखो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ऑब्जेक्टिव करेगा, ऑप्शन से करेगा। सपोज मुझे पता नहीं तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ 16 ईयर्स। देखो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से 6 साल पहले कितने साल का होगा, 10 ईयर्स का होगा, ठीक है। अब कुणाल और सागर का रेशियो दिया है, कुणाल और सागर की एज का रेशियो दिया है 6/5। इसमें से अपन को पता चल गया जो कुणाल है, सॉरी सागर है, वो आपका 10 ईयर का है। ये रेशियो दिया हुआ है, एज कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो उसको, कुणाल कितना आ गया 12, ठीक है। अब 4 साल बाद में इनका कितना आना चाहिए, 11/10। भाई आज ये 16 साल का है और कुणाल जो है 18 साल का, ये कुणाल की एज है और ये सागर की। 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 22 साल का। ये कितने का हो जाएगा, 20। क्या रेशियो 11/10 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सारी चीज़ें मैच कर रही है, दैट्स आंसर क्या जाएगा 16। आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वांट तो बहुत ईजी आती है यार। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कुछ नहीं, सीपी आपका 100 है तो आपने सेलिंग प्राइस कितनी करी, 120 का प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस पे कितना कराइए, तो कुछ नहीं, 120 माइनस 100, जिस पर होता है उसको डिवाइड कर दो बस, तो हो जाएगा 20/120 मल्टीप्लाई 100/6, 16.1। ये आंसर आ गया है। कितने 10-20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे की जरूरत हो। ऐसी मैथ्स में पढ़ाऊंगा आपके एटीएस एग्जाम के बाद में, क्वांट की मैथ्स कराऊंगा दिन में, और सारे क्वेश्चन फटाफट करोगे, आप कभी जिंदगी में क्वांट दिक्कत नहीं करेगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो 4-5 टॉपिक बचे, वैसे तो मैंने क्वांट काफ़ी कराई हुई है, आप क्वांट के मैथ्स वीडियो जाकर देख सकते हो, इसी तरीके से मैंने कराई हुई है, ठीक है। जो एटीसी आरआरबी की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखना, क्वांट मैंने इसी तरीके से कराई हुई है। लास्ट रिविजन करने के लिए वो परफेक्ट वीडियो है, उसको जाकर देख लेना। अब जैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक पाइप है, तो सिंपल देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो पाइप से पानी टंकी भरती है और इसके अंदर एक छेद है, वहाँ से पानी निकलता है। टंकी भरेगी कब, मुझे बताओ, जब इसकी रेट जो होगी, पाइप की रेट जो होगी, और मान लो ये खाली करने वाली आउटपुट है, तो रेट ऑफ पी मस्ट भी ग्रेटर देन होना चाहिए ओ से, तभी तो पानी टंकी भरेगी। पानी ज़्यादा आएगा तभी तो पानी भरेगी। अब सिंपल क्वेश्चन कैसे करते हैं, बस इसको ऐसे करना है। 3 आवर के अंदर पाइप कितनी टंकी भरता है, एक, तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर ये पाइप नहीं होता तो ये एक्स, जो ये आपसे पानी निकल रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं एक्स आवर के अंदर टंकी खाली कर देता। कितनी टंकी, एक टंकी, तो 1 आवर में कितना पार्ट खाली करता, 1/x, ठीक है। अब पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो पानी की टंकी को भरना है। अब इसने क्या बोला, ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक्स 3.5 घंटे टू फिल इट, 3.5 hours टू फिल इट। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम में से इसको माइनस करेंगे तब जाकर क्या होगा, मेरा पानी फिलअप होगा। तो 1/3 में से 1/5, ये अगर मैं निकाल दूँ, इजिकल टू कितना टाइम लगेगा मुझे यूनिट आवर में, 3.5। यहाँ से 1/x निकाल लो, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, सॉरी 1/21 आएगा, और उसको सॉल्व करोगे तो ये 21 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 21 आवर्स आंसर आ जाएगा। आगे बात में हमेशा 1/x लेकर करो, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे 1/35 क्यों लिखा, इसको वैसे लिखना 3.5 के अंदर ये कंडीशन आती है, एक टंकी का, तो 1 घंटे कितने देगा 3.5, वो किसके बराबर होगा, ये माइनस ये इजिकल टू ये टाइम, ठीक है। आंसर कितना आ गया 21। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो के अंदर, वो जाकर आप देख सकते हो, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब जो टॉपिक आपको समझ में नहीं है मुझे बताना, उसको अपन कराएंगे। बाकी 2015 का पेपर यहीं तक था, और बाकी पार्ट मैंने करा चुका हूँ, तो कंप्लीट पेपर मिल जाएगा अगर आप वीडियो सारे देखते हो तो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।